Recording in progress. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले, इस वक्त वाशिंगटन में शाम के 7 बजे हुए हैं, अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया ट्रूथ सोशल पे कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ईरान के ऊपर एक सिविलाइजेशन और एक तहजीब को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करने का जो मंसूबा बना रखा था उसे उन्होंने 15 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। अपेरेंटली ये सीज़ फायर 15 दिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे बहुत घंटे पहले अपने ट्विटर के ऊपर ये अपील की थी अमेरिका के सदर से, और उन्होंने कहा था कि इसे 15 दिन के लिए मुलतवी कर दें। और अपेरेंटली इस वक्त ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अपेरेंटली इसके जवाब में ईरान भी 15 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल एंड गैस की जो ट्रांजिट है उसकी परमिशन देगा। इसकी बहुत सी मालूमात जो हैं वो कुछ घंटों में हमारे सामने आ सकेंगी। इस वक्त की जितनी भी इंफॉर्मेशन, चूँकि एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इस स्टेज पे हमें यही पता है। लेकिन जो कुछ पता है वो मैं भी आपके सामने कुछ डिस्क्राइब करूंगा। कुछ मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की यहाँ पर हेडलाइंस दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि खुद अमेरिका के अंदर और दुनिया में इसके हवाले से किस किस्म की कैफियत थी, किस किस्म की तशवीश जो है पाई जाती थी, और डोनाल्ड ट्रंप के जहन के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप की मिलिट्री के ऊपर, रिपब्लिकन पार्टी पे, डेमोक्रेटिक पार्टी पे, अमेरिकन मीडिया के ऊपर, सिविल सोसाइटी जो है उस पर किस किस्म का प्रेशर था, और कैसे ये महसूस किया जा रहा था कि अमेरिका के सदर अब एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें जहनी तौर पर बिल्कुल इस ऑफिस के मामलात और डायनामिक्स पे कंट्रोल हासिल नहीं है। बहरहाल जब ये तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा। अभी तो यही है। और इसमें यह भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है बहुत से सर्कल से कि डोनाल्ड ट्रंप एक ख़ास किस्म के दबाव का शिकार भी थे। उन्होंने एक स्टैंड तो ले लिया हुआ था, लेकिन चूँकि इससे पहले हमेशा जब भी उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया, ट्रेड के मामलात में हिंदुस्तान के साथ स्टैंड लिया, यूरोप के साथ स्टैंड लिया, चीन के अलावा दुनिया की तमाम ताकतों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। ग्रीनलैंड पे यूरोपियंस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। वेनेजुएला से निकोलस मदुरो को लाने में वो कामयाब हो गए, और हर ट्रेड के मैटर में बरतानिया हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने, या मैक्सिको हो या कनाडा हो या ब्राज़ील हो, सब ने उनकी बात मानी, उनके सामने सरेंडर कर दिया। अगर किसी ताकत ने सरेंडर नहीं किया था तो चीन ने नहीं किया था, जिसके साथ उनके मामलात पेंडिंग हैं, वहाँ पे उनको रिलीफ देनी पड़ी थी। उसके बाद ये दूसरा मामला है जहाँ जिस किस्म के वो मुतालबात कर रहे हैं उसे ईरान, वहाँ की मौजूदा निज़ाम और हुकूमत जो है वो उसे तस्लीम नहीं कर रहा। हमने कई दफ़ा अपने वीलॉग में ये डिस्कस किया है कि ये मुतालबात इस किस्म के हैं कि ईरानी इसका तस्लीम कर नहीं सकते, बिकॉज उनको ये लगता है कि तस्लीम कर लेंगे तो भी मारे जाएंगे। उनके सामने दोनों सूरतों में मौत ही मौत है, फ्रंट भी मौत है, बैक पे भी मौत है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं अब आपको थोड़ा सा एक झलकी दिखाना चाहता हूँ, आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने जहन के ऊपर किस किस्म का प्रेशर था। मैं एक स्क्रीन शेयरिंग करूँगा, थोड़ा बहुत क्लमजी है, मेरा मामला इतना अच्छा नहीं है इन चीज़ों को करने में, लेकिन ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपके सामने पेज शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा सकूँ इसको चीज़ को, अच्छा आप देखें यहाँ पे एक हेडलाइन देख रहे हैं, ईरान वॉर लाइव अपडेट्स, ट्रंप अनाउंसेस 2-week ceasefire, backing down from threats of imminent devastation. President Trump announced deal with Iran shortly before his deadline for Iran to agree to reopen the Strait of Hormuz or face the death of a whole civilization. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले एक और भी अजीबोगरीब किस्म का उन्होंने ट्वीट किया था अपने ट्रूथ सोशल पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अ सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, एक तहजीब आज रात को मर जाएगी। मुझे अफसोस है कि ऐसा होगा, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मुझे डील ना मिली तो एक तहजीब आज रात को मर जाएगी। उसके बाद पहले जो खौफ था वो उसमें मजीद इजाफा हो गया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान रीच्ड एन 11th आवर सीज़ फायर डील। ये लिटरली 11th आवर सीज़ फायर डील है, बिकॉज ये शाम के 7 बजे से आप कह लें कि कोई 15-20 मिनट पहले ही ऐसा हुआ है। An 11th hour ceasefire deal on Tuesday evening, hours after President Trump threatened to start wiping out a whole civilization if the Iranians did not allow commercial shipping to pass safely through the Strait of Hormuz. The agreement was announced by Mr. Trump in a post on social media hours after Pakistan, a mediator in the dispute, urged Mr. Trump to stand down from the 8 p.m. Eastern Time deadline he had set for Iran to accede to his demands. Pakistan proposed that each side observe a 2-week ceasefire, and that during that time Iran allow oil, gas and other vessels to proceed unmolested through the economically vital waterway. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसको फ्रेम इस तरह से किया गया है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 15 दिन मांगे। उन्होंने कहा कि इसको एक्सटेंड कर दें, हम ईरान को इस पर राज़ी कर लेंगे। लेकिन असल में ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बहुत अच्छा महसूस भी करना चाहिए, और कि पाकिस्तान को एक बहुत प्रोमिनेंट रोल मिला है। पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के पास हैज़ द ईयर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप तक एक्सेस हासिल है। लेकिन मामला यहाँ इतना सादा नहीं है
कि पाकिस्तान ने कोई परसुएड कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, या पाकिस्तान की इल्तजा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को माननी पड़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप पे पाकिस्तान का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें असल में डायनामिक्स को समझना पड़ेगा कि ये जो रिक्वेस्ट की है शहबाज शरीफ साहब ने, उनको करनी भी चाहिए थी, पाकिस्तानी मिलिट्री को भी करनी चाहिए थी, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही थी, लेकिन ये दर हकीकत खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बेइंतहा प्रेशर था जो अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से, मीडिया से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक खौफ का आलम था, वहाँ से ये चीज़ जो है वो बिल्डअप हो रही थी। अब मैं थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ हेडलाइन दिखाता चला जाऊँगा, ये मसलसल चंद मिनट के बाद अपडेट होने वाली सब चीज़ें हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, विद अ थ्रेट टू वाइप आउट ईरान्स सिविलाइजेशन ट्रम्प्स रेटरिक गोज बियॉन्ड ब्लस्टर। ये जो स्टेटमेंट है कि गोज बियॉन्ड ब्लस्टर, ये एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं ये अब सिर्फ ब्लस्टर या रेटरिक नहीं रहा, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। कुछ डेमोक्रेट्स बोले हैं सदर के ख़िलाफ़, ज़्यादा नहीं बोले, ज़्यादातर पे मौत की खामोशी है, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त सूरत हाल ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स 25% डेमोक्रेटिक जो कांग्रेसमैन हैं और डेमोक्रेटिक जो लेजिस्लेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की ज़हनी सूरत हाल ऐसी है कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 25 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए। वो ये ऑप्शन भी रख रहे हैं कि या तो उनको कांग्रेस इम्पीच कर दे या खुद उनकी जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट में कैसे करेगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि कैबिनेट को हिम्मत करनी चाहिए और उनकी कैबिनेट वाइस प्रेसिडेंट उन्हें हटा दे सदर को, बिकॉज सदर की ज़हनी सूरत हाल ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के तकरीबन 300 जो साइकाइट्रिस्ट एंड टॉप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अक्टूबर 2024 में इलेक्शन से 15-20 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस एसोसिएशन ने। उससे पहले किताब छप चुकी है द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सूरत हाल इंप्रूव नहीं हो रही, ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है उनकी उम्र के तकाजे में, और ये अपनी प्रेसिडेंसी भी शायद मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। वो प्रॉब्लम अब आपके सामने आ चुका है, जो 25% डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट अमेरिका की ताकत का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अमेरिका भी ख़राब हो रहा है और अमेरिका की तमाम इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में उसमें कमी आ रही है। ये मैं अब आपको एक और इसमें दिखाता हूँ, ये सब आप देखते भी चले जा सकते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देख लें कि ईरानियन मिलिट्री आखिरी वक्त तक सूरत हाल उनकी ये थी कि उन्होंने ये कहा था ट्यूसडे को चंद घंटे पहले, इफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप फॉलोड थ्रू ऑन हिज थ्रेट्स ऑफ क्रिपलिंग अटैक्स ऑन ईरान, द ईरानियन मिलिट्री वुड टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allies in ways that could deprive them of access to the region's oil and gas for years. The warning came as the spokesman described a new wave of missile and drone strikes across the region, including US-linked sites in the Persian Gulf, petrochemical facilities in Saudi Arabia, tied to American companies in multiple locations in Israel. मैंने कल रात को बहुत रिसर्च की, जो मैंने पिछला वीडियो किया था उसमें मैं उसको नहीं ला सका बिकॉज वक्त की कमी होती है। मैंने ये रिसर्च की थी समझने के लिए कि ईरान की किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं जीसीसी कंट्रीज़ को हिट करने में, क्योंकि ईरान मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिवली इसराइल को हिट नहीं कर सकता, और मैंने ये भी कंपेयर किया कि इसराइल और अमेरिका की किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं। वो कंपैरिजन लाना खासा मुश्किल था, बहुत टेक्निकल था, मैंने बहुत लिख के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ब्रॉडली ये बताता हूँ कि बावजूद कि ईरान की खासी लिमिटेशंस हैं, अभी तक ईरान ने जीसीसी कंट्रीज़ को उस तरह से हिट नहीं किया। सऊदी ऑयल रिफाइनरीज़ को, कुवैत को, बहरीन को और मुत्तहदा अरब अमारात को, जो 4 उसके मेन टारगेट्स हैं, वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज़ को, ऑयल सेक्टर को, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को अभी तक ईरान ने हिट नहीं किया। इन कंट्रीज़ के पास बहुत ही अच्छा एक डिफेंस एयर कमांड, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत सी जगहों पे ना सिर्फ सेंटकॉम के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी जीसीसी कंट्रीज़ का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसराइल ही की तरह का है, वो उतना मुकम्मल नहीं है जितना इसराइल का है, लेकिन उसको वो सेंटकॉम के साथ भी इंटीग्रेटेड है डिजिटली, और वो इसराइल के साथ भी इंटीग्रेटेड है डिजिटली, और जो हमले इसराइल पे ईरान करता है उसे जॉर्डन में और अमेरिकन फोर्सेस और मुख्तलिफ जगहों से सऊदी अरब के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से भी उनको रोक लिया जाता है, और ग़ालिबन 10 में से एक ही मिसाइल असल जगह पे हिट कर सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे फासला बहुत कम है पर्शियन गल्फ़ का, इसलिए ईरान की जो कैपेबिलिटी है जीसीसी कंट्रीज़ को हिट करने की वो बहुत ज़्यादा है। मैं किसी अगले वीलॉग में आपको उसकी तफसीलात शेयर करूंगा कि अब तक किस किस्म के इंस्टॉलेशंस जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज़ में हिट हो चुके हैं, और आपको बहुत पॉपुलर मीडिया से या मेन स्ट्रीम मीडिया से आपको उसका नहीं पता चलता। अब मैं आपको थोड़ा सा और मैं बताऊँ कि मैं एक और आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ईरानियंस इन LA वॉच ट्रम्प्स थ्रेट्स फेयरफुली। ये जो
बेगैरत ईरानियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, जो अपने मुल्क की तबाही और वहाँ के रेजीम चेंज को, वैसे वो भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। कभी ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि किसी मुल्क का जो लोग हैं उनको इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं जब एक हुकूमत, एक रजीम ऐसी हो जो 50 साल से मसलसल उनकी बात को सुने ही ना। बहरहाल ये तो मसलसल इसराइल और अमेरिका के हमले की तायद करते रहे कि ईरान के रजीम को गिरा देना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में इनके हौसले जवाब दे गए। इन्होंने भी खब डालनी शुरू कर दी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस हिसाब से न्यूयॉर्क के अंदर बहुत से शहरों में इन्होंने मुजाहरे जो हैं प्लान किए। फॉर इंस्टेंस आप इसकी तफसीलात देख सकते हैं। द नेशनल ईरानियन अमेरिकन काउंसिल, a Washington-based non-profit, said that it was holding an emergency rally along with about 20 other such organizations at the White House on Tuesday evening to protest President Trump's rhetoric about the war, responding to Trump's statement that a whole civilization, ek puri tehzeeb ko, could be wiped out. The organization's president Jamal Abdi said, "This is not ambiguous. Threatening the destruction of a civilization is genocidal language." He called the comments a dangerous and unlawful escalation that put millions of civilization at risk. अब यहाँ पे हुआ ये है कि पहले तो उनका ख्याल था कि हुकूमत तब्दील हो रही है। अब जिस तरह से इन हमलों ने गुज़श्ता तकरीबन 38 दिनों में इन हमलों ने शक्ल इख्तियार की, जो कुछ इसराइल ने किया, जो अमेरिकन एयरफोर्स ने किया, जिस तरह से हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, पेट्रोकेमिकल सेंटर्स को, फैक्ट्रीज़ को टारगेट किया गया, ब्रिज को टारगेट किया गया, तो इन ईरानी जो हैं बेगैरत की इनको कहा जा सकता है, इनको होश आया कि ये मामला बिल्कुल वो नहीं है, ये बहुत बड़ी एक गलतफहमी में मुब्तला थे। वो जैसे कहते हैं कि अपना मारे थे छावे छुटे, और वो वाली कहानी है कि इनको ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि सारा का सारा जो रेटरिक था ये कभी भी हमारी मदद के लिए नहीं था, बर हकीकत ये ईरान को तबाह करने के लिए था। ये एक जियो पोलिटिकल चीज़ है, और अब इन्होंने भी इसमें आवाज़ जो है बुलंद करनी शुरू कर दी है। तो ये एक आखिरी वेक्टर था, ये कम्युनिटी थी जो सपोर्ट करती थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके एक्शंस में, लेकिन अब ये भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इन्होंने भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर दी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसे आप सिर्फ उस वक्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप जो हैं आप उसको सिर्फ उस वक्त अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा व्यू को अगर बड़ा कर लूँ सारे इसको मैंने ये कहा था आपको पिछले वीलॉग के अंदर, मैंने पिछले वीलॉग में आपको ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उसे आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात को पाकिस्तान के ऊपर ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड करें कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड से लाहौर के अंदर जो 2 ब्रिज आते हैं मैं उन्हें तबाह कर दूंगा 4 घंटों में। जो रेलवे ब्रिज है लाहौर को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ, उसे मैं तबाह कर दूंगा। जो मोटरवे है M2, उसके ऊपर जो ब्रिजेस हैं मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चनाब के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जेहलम के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अटक से आगे खैराबाद का जो ब्रिज है जीटी रोड पे उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अटक के ऊपर जो मोटरवे का ब्रिज है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के रेलवे ब्रिजेस हैं, जो पुराने ब्रिजेस हैं, जो मुख्तलिफ शहरों को दरियाओं के ऊपर हैं या मुख्तलिफ खाइयों और के ऊपर हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कोयटा और बलूचिस्तान में जितने ब्रिजेस हैं उनको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जितने इसे कहते हैं उसके अलावा जितनी इसे कहते हैं ब्रिजेस के अलावा वो कह रहे थे कि जितने भी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं मैं मंगला को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तरबेला को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं वारसा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं जितने भी छोटे बिजली घर हैं मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये चीज़ वो बुनियादी तौर पर कह रहे थे और फाइनली दुनिया को समझ आई है कि वो असल में क्या कह रहे हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा शेयर करूँ आपके साथ उसी चीज़ को जिसको मैं पहले शेयर करता, बिकॉज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ विच इज़ द क्रक्स ऑफ दैट थिंग। इसी दिन में पिछले 8-10 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रशिया चाइना ने डबल वीटो इस्तेमाल किया, जहां बहरीन ने एक रेजोल्यूशन लाई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे एक डिफेंसिव फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए ममालिक के लिए ताकि वो उसको खोल सकें। इन अदर वर्ड्स एक रास्ता बनाया जा रहा था जिस तरह से लिबिया को तबाह करने के लिए उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लिमिटेड रेजोल्यूशन लाई थी बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने, और उस वक्त चीन और रूस ने को समझाया गया था कि नहीं एक लिमिटेड चीज़ होगी, हम सिर्फ लिबिया की सिविल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कर्नल कज़ाफ़ी की फ़ौज से और उनकी एयरफोर्स से, और फिर पूरी फौज और एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया था और उसके बाद लिबिया एक कैओस में चला गया। वो दिन और आज का दिन रूस और चीन जो है वो कभी भी अमेरिका की किसी भी बात पे अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए, तो उन्होंने इसको डबल वीटो कर दिया है। पाकिस्तान इसमें एब्सेंट रहा है, 11 ममालिक ने अमेरिका और बहरीन की सपोर्ट की। पाकिस्तान इसमें वाहिद है जो एब्सेंट हुआ है 15 ममालिक में। पाकिस्तान एक टेम्प्रेरी मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और 2 ने इसको वीटो कर दिया है।
तो इसमें आप जो है और इसमें उन्होंने जो रशिया की पोजीशन ये थी कि जो लैंग्वेज इख्तियार की गई है ये बहुत स्लिपरी है, और चीन का कहना यह था कि जिस किस्म की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दी भी है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस यूनाइटेड नेशंस से अगर एक ऐसी रेजोल्यूशन हो जो फोर्स का इस्तेमाल इजाज़त देती हो तो फिर ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तेहरान जो है वो तकरीबन खाली होता चला जा रहा है। ये तेहरान की पूरी एग्जिस्टेंस जब से शहर बना है, इतना बड़ा एक्सोडस जो है वो तेहरान से कभी नहीं हुआ। ये वो हेडलाइन है जिससे आपको देखना पड़ेगा कि ये चक शूमर हैं जो माइनॉरिटी लीडर हैं। डेमोक्रेट्स कंडेम ट्रम्प्स थ्रेट टू एंड होल सिविलाइजेशन। इसको थोड़ा सा देख लें। डेमोक्रेट्स फोर्सफुली कंडेम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स थ्रेट टू डिस्ट्रॉय होल सिविलाइजेशन इन ईरान ऑन ट्यूसडे विद अ ग्रोइंग नंबर कॉलिंग फॉर मिस्टर ट्रम्प टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एंड क्वेश्चनिंग हिज मेंटल फिटनेस फॉर द प्रेसिडेंसी। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुझे कहते रहते हैं कि भाई आपको पता है दुश्मन मेरे देखने वालों में 25-30% तो मेरे दुश्मन ही होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद मैं कोई लूज एंड होता होगा मेरे पास। जब भी मैं बात करता हूँ मैंने हर चीज़ को प्रिंटेड अपने पास एक फ़ाइल में लगा के रखा हुआ होता है। वो ज़ाहिर है मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज टाइम की कमी होती है, और मैं जो दुनिया की सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड पब्लिश्ड ब्लैक एंड प्रिंट होती है, मैं किसी सोशल मीडिया की यबड़ियों के ऊपर नहीं जाता कि फ़लाँ शख्स ने ये कह दिया है। मैंने अपने पास पूरी एविडेंस रखी होती है कि जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ वो सॉलिडली बैक्ड है बाय द बेस्ट अमेरिकन पब्लिकेशंस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि फॉर मिस्टर ट्रम्प टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एंड क्वेश्चनिंग हिज मेंटल फिटनेस फॉर द प्रेसिडेंसी। यानी प्रेसिडेंट की जहनी सूरत हाल ऐसी नहीं है। इंक्रीजिंगली लोग ये समझते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह सकें। द लॉ मेकर्स ब्रॉडली वार्न दैट स्वीपिंग मिलिट्री अटैक्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सिविलाइजेशन टारगेट वुड बी ऑन अ सिविलियन टारगेट वुड बी वॉर क्राइम्स एंड आर्ग्यूड दैट मिस्टर Trump's threat made in a social media post would only undermine attempts to end the conflict through diplomacy. अच्छा, अब इसको देखें कि some Republicans went concerned as the party backs Iran's threat. अब Republicans जाहिर है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, ज़्यादातर उसमें से चुप रहे, खामोश रहे, लेकिन उनमें से भी आवाज़ें जो है वो बुलंद होने लग गई हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊंगा कि टकर कार्लसन ने जब इसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि ईस्टर को उन्होंने एक ब्लडी ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया है। एक ईस्टर क्रिश्चियन तहजीब का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिसमस की तरह त्यौहार है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बिल्कुल इसकी तमाम तर जो सैक्रेडनेस है उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और कैसे एक अमेरिका जो एक सुपर पावर है वो एक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को चूँकि टकर कार्लसन की अहमियत का और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा है और वो उनके सपोर्टर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहीं ट्रूथ सोशल पर या मीडिया में बात करते हुए कहा है कि टकर कार्लसन इज़ अ मैन ऑफ लो IQ। ठीक, अच्छा आगे आ जाएं। अब ये देखें कि इसराइली मिलिट्री क्या कर रही है। मीन वाले इसराइली मिलिट्री के हमले जारी हैं और उन्होंने रेलवे ब्रिजेस पर भी हमला कर दिया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब आएँ, हाँ, ये तो एक वर्ल्ड वाइड रिएक्शन हो रहा था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ विच विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि असल इशू यहाँ पे क्या है। ये तो सारा चल रहा है कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी और राइट जो है वो मुतासर हो रहा है उनकी थ्रेट से, लेकिन ये देखें असल कहानी क्या है। ट्रम्प्स थ्रेट्स ऑफ वॉर क्राइम्स इंटेंसिफाई द प्रेशर ऑन जनरल केन। ये आर्टिकल बहुत डिटेल आर्टिकल है, रिटन बाय ग्रेग जेफे। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कोट किया गया है। ये आर्टिकल ये बताता है कि जनरल केन के ऊपर बेइंतहा दबाव है कि क्या अमेरिका की मिलिट्री और पेंटागन एक इलीगल एक्शन को जो वॉर क्राइम के ज़मरे में आता है, क्या अमेरिकन पेंटागन इसकी इजाज़त देगा, जबकि पेंटागन के अंदर एक पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग है और दर्जनों लीगल एडवाइज़र्स हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ के भी और ब्रैड कूपर के भी, कि जो हेड हैं सेंटकॉम के, जो उनको बता रहा है कि ये चीज़ स्ट्रिक्टली इलीगल है। और रिपोर्टर्स मसलसल जनरल डैन केन से भी और ब्रैड कूपर से ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे कर सकती है अमेरिका की मिलिट्री। ज़ाहिर है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने बहुत, वियतनाम हो या कोरिया हो और या इराक हो, उसने बहुत दफ़ा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन कभी उसने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी को बुलंद बांग तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि गलती हो गई है, ये है नहीं है, ये ग्रे एरिया है, ये फ़लाँ चीज़ है। जैसे कहा जाता है कि आप सिविलियन स्ट्रक्चर को अटैक कर सकते हैं अगर सिविलियन स्ट्रक्चर जो है वो मिलिट्री डुअल पर्पज़ यूज़ के लिए हो, लेकिन इस वक्त बात जो है वो यहाँ तक आ चुकी है और मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये स्टोरी ये भी बताती है, ये स्टोरी चंद घंटे पहले पब्लिश हुई है। देखें यहाँ पे लिखा है 3 घंटे पहले, तो इसका मतलब है कि अगर इस वक्त तकरीबन 7:30 होने वाले हैं तो ये कुछ तकरीबन 4:30 बजे ये स्टोरी पब्लिश हुई। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अमेरिकन मिलिट्री ने अपने एसेट्स को मूव ही नहीं किया। इस हमला करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मिलिट्री ने बिलीव ही नहीं किया कि वो इस किस्म का हमला कर सकते हैं। और सेंटकॉम में हर लेवल के ऊपर एक बेइंतहा कन्फ्यूजन रही। एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड अ मिलिट्री मशीन उन्होंने अपने आप को इस हमले के लिए तैयार किया ही नहीं। अब मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ
और इसके अंदर सारी कन्फ्यूजन लिखी है। ये हमें स्टोरी ये भी बताती है कि जनरल केन जो हैं वो इस चेन ऑफ कमांड में आते भी नहीं हैं बेचारे। जनरल केन जो हैं वो हैं भी कमज़ोर, मैंने आपको बाज़ भी लोगों में बताया था, लेकिन इस चेन ऑफ कमांड में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेग्सेथ को, और पीट हेग्सेथ डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं ब्रैड कूपर को, जो कि चेयरमैन जो हेड हैं सेंटकॉम के। डैन केन सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं। ये अमेरिका की मिलिट्री का कुछ स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है उसको मिलिट्री के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल हासिल है। उसकी 11 कमांड्स हैं। सेंटकॉम उसकी एक कमांड है, पैसिफिक कमांड उसकी दूसरी कमांड है, नॉर्थ अमेरिकन कमांड है, उसकी अफ्रीकन कमांड है, यूरोपियन कमांड है, न्यूक्लियर कमांड है, स्पेस कमांड है। सारी कमांड्स डायरेक्टली तौर पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स लेती हैं थ्रू दी सेक्रेटरी डिफेंस। यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मैं इसको वापस आता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे और बता दूँ, और वो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें पहली बात तो ये है कि जो कुछ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया वो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत थी, जो उन्होंने उनको पॉलिटिकली इस क्राइसिस से निकाला। ये और बात है कि अमेरिका ने कोई हमले बंद नहीं किए। मैं टकर कार्लसन का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। मैं हाँ, अब अमेरिका और इजराइल ने, अमेरिका ने सुबह से तकरीबन 70 से ज़्यादा या 90 के करीब हमले किए हैं ट्यूसडे के दिन में खर्ग आइलैंड पे। उन्हीं चीज़ों को दोबारा डिस्ट्रॉय कर दिया है जिनको पहले डिस्ट्रॉय किया था, और साथ ये भी कहा है कि हमने अभी भी ऑयल इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाया। अगर अमेरिका ने इस किस्म के हमले किए हैं और बाकी जगहों पे भी हमले जारी रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस सारे दिन में कोई तबाहकुन हमले नहीं किए गए, वो हमले भी जारी रहे हैं। और इस पूरी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने ऑलरेडी ईरान के ब्रिजेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, और ख़ुद इसराइल की मिलिट्री IDF ने एक प्रेस रिलीज़ में या प्रेस टॉक में ये कहा है कि उन्होंने सुबह से 8 रेलवे ब्रिजेस को उन्होंने टारगेट किया है, और ईरान में सिविलियंस को ये वार्न किया है कि आप रेलवे ब्रिजेस में और मुख्तलिफ रेलवेज़ के अंदर आप ना बैठें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये फॉर ऑल मीन्स एंड पर्पसेस ये वॉर क्राइम्स हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, मैं तो एक बहुत कीन स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, मेरे जहन में नहीं था कि दुनिया इस नहज के ऊपर भी आ सकती है। अब अभी तक तो जो सिचुएशन थी, मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के पेजेस इसीलिए दिखाए हैं कि आपको पता चले कि ये खाकसार यहाँ बैठा हुआ मैं क्या हूँ। मैं नहीं ये बात बता रहा, मैं सिर्फ आपके सामने रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में और अमेरिका के अंदर किस किस्म का हिजान था, किस किस्म का प्रेशर था लोगों के जहनों के ऊपर, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट को इसको कॉल ऑफ करना पड़ा है। यस, पाकिस्तान उसमें फिगर इन हो रहा है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ही की ज़रूरत थी, जिसे शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट में कन्वर्ट किया। अभी इतना ही, फिर बहुत जल्दी मैं इसका मज़ीद एनालिसिस और डिटेल इंसाइट्स आपके साथ लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।